हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, जैसे मान लो कि थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल गिवन है, लाइक आई एम रिटन इन द बोर्ड a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c3 नहीं सॉरी c2 प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, वही हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, हमें एक चीज़ तो पता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं अगर उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हो तभी एक यूनिक सोल्यूशन आता है उसका एक। ठीक है, तो ठीक है, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। ठीक, अभी इसको करते हैं हम सॉल्व करने की कोशिश। कैसे होगा यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा? देखो, सबसे पहला काम क्या होता है इसमें कि जो इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, जो इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, कैसे वो देखो, और उस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं, कैपिटल ए। कैसे बनाते हैं उसको? पहले वाले में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1 लिख लिया उसको किसमें? फर्स्ट रो में। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन की एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? a2 b2 c2। और उसके बाद थर्ड रो में लिखेंगे थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a3 b3 c3 लिख लिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया इसको कैपिटल ए से, कैपिटल ए मैट्रिक्स। ठीक है, अभी एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, एक नहीं दो अभी और बनाएंगे। एक होगा जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा एक जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, क्या होगा इसमें? ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये रो मैट्रिक्स होंगे, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स होंगे। क्यों? इसमें कॉलम एक है ना, इसमें भी कॉलम एक होगा। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्स में लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये होगा 3 into 1 का मैट्रिक्स। बी जो है इसमें क्या लिखेंगे? बी मैट्रिक्स में ये जो d1 d2 d3 है इसको हम लिख लेंगे बी मैट्रिक्स में। ठीक है, d1 d2 d3 ये हो जाएगा ये भी 3 into 1 का। ठीक है, तीन मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने इसको ऐसा लिखा क्यों? अभी देखो मैं बता रहा हूं। अगर हम मल्टीप्लाई करें ए एक्स तो ये बी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स का एक्स मैट्रिक्स में तो ये बी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, a हो गया, अब यहाँ पे x हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा? एलिमेंट एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चालू करें, ठीक है, तो देखो ये क्या आता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/3 ये 3/1 तो बनेगा कितने का? अगेन 3/1 का। आपको आता है ये ऑर्डर निकालना व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। ठीक है, अभी इसका हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, अगेन यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z। ठीक है, अभी ये क्या होगा कि आप ऊपर की क्वेश्चन में देख सकते हैं इनकी वैल्यू किसके बराबर है? d1 d2 d3। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या माना था? बी माना था। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि यहां से हमको मिल गया ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। और x क्या है? x इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग द वेरिएबल x y z। ठीक है, और b क्या है? b इज अ मैट्रिक्स आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग d1 d2 d3। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, हुआ बस इतना कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला था हमें सॉल्व करने को, उसको हमने इसमें कर लिया कन्वर्ट, एक मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या मिला हमें? ax इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक बात बताओ,
हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है तो क्या करना होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दें मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो हमें ये जो मैट्रिक्स है एक्स कंटेनिंग एक्स वाई जेड, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो मतलब हमें वैल्यूज मिल जाएंगी जो हमें चाहिए था, सॉल्यूशन इक्वेशन का मिल जाएगा, ठीक। तो कैसे कर सकते हो उसको देखो, ये यहां तक हो गया ax इक्वल टू बी, ठीक। अभी मैं इससे पहले पढ़ा रखा हूं इसमें कि हाउ टू प्री मल्टीप्लाई, हाउ टू पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और आएगा क्या प्री मल्टीप्लाई इनवर्स करने के बाद, देखो ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स ए क्या बनेगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक। आई एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें तो ये निकालना था एक्स, अगर हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो हमें मिल गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, दैट्स मीन वी गॉट द सॉल्यूशन। और ये मिलेगा कैसे, ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। बी तो हमें पता ही होता है, ए इनवर्स कैसे पता चलेगा, हमें ए तो पता है ना, मैट्रिक्स ए पता है, मैट्रिक्स ए मींस अ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो ए ये हो गया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, आप लोगों को पढ़ा रखा है। जब ए हमें पता है तो हम ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आता है, ए इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको निकाल के फिर इसमें क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, ठीक है। अब देखो चूंकि ए एक मैट्रिक्स है 3/3 का, तो ए इनवर्स भी किसका होगा, वो भी 3/3 का होगा, ठीक। अब ए इनवर्स भी 3/3 का होगा, तो ये तो देखो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम इधर उधर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने सिखाया है कि मैट्रिसेस में जब लिखते हैं कुछ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, तो उसमें हम इसका ऑर्डर अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं ऐसे, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ठीक। तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए इनटू बी। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि बी में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/1। एडजॉइंट ए चूंकि ए का ऑर्डर 3/3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, ठीक है। तो 3/3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब करेंगे 3/1 से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/1। ये कैंसिल, रो इसका कॉलम इसका 3/1 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो अब कॉलम मैट्रिक्स आया, फिर उसमें क्या करेंगे हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक 3/1 का मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स एक्स के। यहां से हम एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट मींस वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है होमोजेनियस सिस्टम और क्या होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जो तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल में लिखे थे, जिसको मैंने फिर x इक्वल टू p करके लिखा, ठीक है। सबको पता है नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे b जो 3/1 का मैट्रिक्स है, जिसमें हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है, ये अगर नल मैट्रिक्स हो जाए, ये अगर क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, मतलब कि इक्वेशंस ऐसे हों, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0।
a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बी मैट्रिक्स क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं, बी मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे ax इक्वल टू 0। ये बड़ा वाला 0 ये रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके अभी थोड़ी देर पहले, उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसमें यहाँ पे T1 T2 T3 था। चूंकि इसको कह सकते हो कि होमोजेनियस को बोलते हैं, सब एक तरीके का है ना, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है किसी में भी, सब में क्या है, एक एक XYZ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो, इसलिए इसको होमोजेनियस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो दोनों के सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना थोड़ा और आसान है। ठीक है, और तो देखते हैं कि कैसे होमोजेनियस को सॉल्व करेंगे और कैसे नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो इतना तो जान गए, ax इक्वल टू 0 होमोजेनियस, ax इक्वल टू b नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस सिस्टम। हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो अभी जैसे मैंने बनाया था उसको लिख लो। क्या लिखा था मैंने, ax इक्वल टू b, तो यहां से आया था क्या, x इक्वल टू a इनवर्स b, दैट गिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि x इक्वल टू a इनवर्स b करके हम a इनवर्स का b में मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जैसे a का इनवर्स जो है कब पॉसिबल होगा, जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब a कैसा होगा, a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा, तब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। और इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम का एक सॉल्यूशन बस आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई, तो हम चेक करेंगे कि क्या एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी क्या 0 आ रही है। अगर इसकी भी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन and have infinite many solution। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो उसके बाद हम चेक किए जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, उसकी वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या देखें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ए का, तो इस केस में हम x इक्वल टू ए इनवर्स बी से सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना हो या तो इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये हो गया नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ax इक्वल टू 0 की फॉर्म का होता है, वो कैसा होता है, ax इक्वल टू 0 की फॉर्म का होता है होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, ये इसमें ज्यादा नहीं होता है कुछ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टम हैव वन सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। क्या होता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद फिर अगले स्टेप में आता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब सिस्टम हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ सिस्टम हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना हमें जानना था। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 माइनस x प्लस z इक्वल टू 3, 2y माइनस z प्लस x इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व, देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स ए that contains the coefficient of equation x y z 1 2 3 1 2 3। ठीक, इसके बाद फिर -1, y कितना है दूसरे वाले में 0 है, z कितना 1। ठीक है, फिर 1 2 -1 1 2 -1। ठीक है, x y z x y z x y z सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए। व्हाट इज मैट्रिक्स x, व्हाट इज मैट्रिक्स x, x y एंड z कंटेनिंग द वेरिएबल। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा b के बराबर, यानी कि 1 3 2। सबसे पहले चीज चेक करो कि क्या a सिंगुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो वी शुड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज 1 0 -2 -2 1 -1 प्लस 3 -2 0। ठीक, कितना आएगा, -2 0 और ये -6। ठीक, ये कितना आ गया, -8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स द determinant of a not equal to 0, it means the inverse is possible and the system of equation have a unique solution। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहीं पे लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -8। अब हम करेंगे क्या, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, जब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, 0 -2। ठीक है, फिर इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0, फिर यहां पे -2 0, तो ये भी हो जाएगा -2। ठीक है, और फिर आते हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या होगा
-2 और -6, तो -8 और माइनस आगे का 8। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ का क्या होगा, -1 -3 -4, यहाँ पे 2 -2 0, फिर यहाँ पे आते हैं 2 -0 0, सॉरी 2 -0 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 + 3 4 -4, साइन के साथ लिखते हैं इसको, कोफैक्टर माइनस साइन के साथ नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक बचा कौन सा, ये 0 -2 + 2 तो 2, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। बी क्या है, बी है 1 3 2, ठीक है। अरे हम क्या कर रहे थे, कैसे करते हैं हम बताया था ना मैंने, x = होता है a इनवर्स b, ठीक। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, x को लिख लें a इनवर्स को एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डिवाइड करते रहना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a निकल ही गया है, b बताइए, मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर लेना, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, -2 24 4, -2 24 और 4, यह हो गया 26, ये तो 3/1 का ही बनेगा 26, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0 -12 -8 -20, ठीक, -2 और 4 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, एडजॉइंट a इंटू b, ठीक है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट a इंटू b। अभी हम इसमें क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे, जब डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -8, तो ये हो जाएगा -26/8 +20/8 और -2/8, इसका अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा। अब ये क्या हुआ, ये एडजॉइंट a इंटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, कितना हुआ, ये हुआ इक्वल टू मैट्रिक्स x के बराबर, ठीक है, ये हुआ मैट्रिक्स x के बराबर, ठीक है। तो x में क्या होता है, x y z होता है, x में होता है x y और z, यहाँ से इसकी वैल्यूज आ गई, कितनी आई, -13/4 और ये क्या है, ये है 5/2 और ये क्या है, -1/4, ठीक है। x = -13/4, y = 5/2, z = -1/4, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, यहीं से लिख लेते हैं कोई इक्वेशन, दूसरी वाली लिखते हैं, नहीं चलो कोई भी लिख लेते हैं, तीसरी लिखते हैं, x + 2y - z = 2, x + 2y - z = 2, ठीक है। कैसे लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, अरे ये कैसे, हमने इसको कैसे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करने के इक्वेशन आते हैं ना तीनों, तो थर्ड रो का इससे हम करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो x + 2y - z = 2, इसमें वैल्यूज रखो, x = -13/4, y = +2 5/2 × 2 माइनस z कितना है, -1/4, तो 1/4, ये 2 के बराबर आना चाहिए, ये गायब, ये कितना हो जाएगा, -12/4 + 5, ये हो गया -3 + 5 = 2 आ गया, ठीक है। तो देख लिया हमने कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन होमोजीनियस सिस्टम पे भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, किसी साल पहले जेईई मेंस जब IIEEE हुआ करता था तब आया था उसमें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि A B C are any real number, suppose that x y z are numbers such that not all zero मतलब तीनों एक साथ जीरो नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक जीरो हो, दो जीरो हो इसमें से, लेकिन तीनों ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों जीरो जीरो है, ठीक है। एंड x = cy + bz
y equal to az plus cx and z equal to bx plus ay। ठीक है, तो हमें बताना है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे करेंगे इसको, पहले तो हम देखेंगे कि सिस्टम किस तरीके का है। ठीक है, आप देख रहे होंगे तीनों के तीनों इक्वेशंस में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। मीन्स दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखो, इक्वेशंस को लिखते हैं x माइनस सी वाई प्लस बी जेड, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0, जेड माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 एंड y माइनस ए जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, देन सिस्टम हैज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर हो जाए, तो क्या होता है, फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, होमोजेनियस सिस्टम ये तो हमने देख लिया, और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो एक्स वाई जेड है वो कैसे हैं, नॉट ऑल जीरो। ठीक है, नॉट ऑल जीरो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो जब ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो चलो देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 करने पर क्या होता है। क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस सी माइनस जेड, ठीक, माइनस बी माइनस ए 1 माइनस सी 1 माइनस ए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो करते हैं 0 के बराबर, क्या होगा ए स्क्वायर, रुको 1 ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस सी ए बी, ठीक, प्लस सी एंड लास्ट माइनस जेड इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, माइनस जेड इनटू माइनस बी माइनस ए सी इक्वल टू 0। So simplify it, a square minus 1 plus abc plus c square minus z into b and not z, there should not z, this is minus b. Okay, so let make it correct. ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनस बी होगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी वो हमें दिख जा रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और प्लस 2ab भी आ गया। ठीक है, प्लस 2ab भी आ गया, बचा क्या इधर -1, उसको उधर ले जाओ, इक्वल टू 1, दैट इज आवर आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक।